तो पहले करंट अफेयर में हमको मिडिल ईस्ट की जियो पॉलिटिक्स पे बात करनी है, वहां पर किस तरीके के डेवलपमेंट्स हो रहे हैं उसको हम लोग इस न्यूज पर डिस्कस करेंगे। समाचार है, मिलिटेंट्स कैप्चर डेमेस्कस इन सीरिया, असद फ्लीस। मतलब ये कि मिडिल ईस्ट में एक देश है सीरिया, जहां पर लगभग 12-15 सालों से सिविल वॉर चल रहा है। तो वहां पर सिविल वॉर में एक बड़ा निर्णायक, एक डिसाइसिव टर्न आया है एंड वहां जो मिलिटेंट्स लड़ रहे थे उन्होंने उसका जो सीरिया का कैपिटल शहर है दमिश्कस, जिसको कई बार हम लोग हिंदी में दमिश्क भी बोलते हैं, उसको कैप्चर कर लिया है। और सीरिया के जो प्रेसिडेंट है असद, वो राजधानी इनफैक्ट देश छोड़ के भाग गए। तो ये हो गया अपना समाचार। जिनको नहीं पता, थोड़ा सा बैकग्राउंड देता हूं, तब आपको ये बात ज्यादा बेहतर तरह से समझ में आएगी। उसके बाद में फिर हम लोग न्यूज को बेहतर तरह से डिस्कस कर सकते हैं। मिडिल ईस्ट में, शॉर्ट में एमी लिख देता हूं, मिडिल ईस्ट में एक देश है सीरिया। सीरिया में स्थिति यह है कि वहां की मेजोरिटी पॉपुलेशन सुन्नी है। सीरिया की मेजोरिटी पॉपुलेशन सुन्नी है, मगर वहां के जो रूलर है, जो प्रेसिडेंट है असद, या फिर वहां पे जो रूल करने वाली फैमिली है जिसका नाम है अल असद फैमिली, ये शिया है। तो परिस्थिति को समझिएगा, सीरिया की मैक्सिमम पॉपुलेशन सुन्नी है और सीरिया पे रूल करने वाले जो प्रेसिडेंट हैं, जो लगभग 50 सालों से वहां पे रूल कर रहे हैं, अल असद फैमिली, और अभी उसके जो प्रेजेंट प्रेसिडेंट है जिनका नाम बशर अल असद है, ये है शिया। तो यहाँ पे ये जो सुन्नी फ्रैक्शंस हैं, जिनका कहना यह है कि भाई हम एक शिया फैमिली को अपने ऊपर रूल नहीं करने दे सकते, वो इनके खिलाफ, उन्होंने इनके खिलाफ एक तरीके से सिविल वॉर जो है उसकी शुरुआत करी थी। और इस सिविल वॉर में असद फैमिली को ईरान का सपोर्ट था। अब ईरान के साथ में बाद में कुछ वक्त में इनके साथ में रशिया भी आके खड़ा हुआ और एक तरीके से आप यूं कह सकते हैं कि एंटी अमेरिका का जो ब्लॉक था वो इनके साथ में आके खड़ा हो गया। और ये जो सुन्नी रिबेल्स थे, इनको डायरेक्टली तो नहीं मगर इनडायरेक्टली यूनाइटेड स्टेट्स या फिर वेस्ट जो है वो सपोर्ट कर रहा था। अब 10-15 सालों से लड़ाई चल रही थी। इस लड़ाई के नतीजे में सीरिया लगभग पूरी तरह से तबाह और बर्बाद हो गया। बहुत बड़ी मात्रा में शरणार्थी जो हैं सीरिया से निकलकर यूरोप के अलग अलग देशों में गए हैं एंड इसके चलते अब यूरोप में भी जो है काफी सोसाइटी में टेंशन क्रिएट हो गए हैं एंड एक दबाव बनाया जा रहा है वहां के लोगों के द्वारा उनकी गवर्नमेंट्स के ऊपर कि भाई ये जो रेबल्स, ये जो आपके शरणार्थी यहाँ पर आए, इनको निकालो। तो वेस्ट वाले भी पूरी तरह से कोशिश में लगे हुए थे कि किसी तरीके से इस वॉर का कोई अंत हो एंड किसी तरीके से हमारे यहाँ से हम शरणार्थियों को भी निकाल सकें और ये जो पूरा मसला खड़ा हो गया है मिडिल ईस्ट में, इससे हम लोग अपने हाथ भी निकाल सके। तो फाइनली वो होता हुआ हमको यहाँ पे दिख रहा है। बशर अल असद की जो आपकी सरकार है उसके खिलाफ रेबल्स ने एकदम से पिछले 2-3 महीनों में बड़ा एक कह सकते हैं कि तगड़ा काउंटर ऑफेंसिव लॉन्च किया था और एक के बाद एक ये जो रेबल्स थे, ये स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट शहरों को, बड़े इंपॉर्टेंट शहरों को जीतते चले जा रहे थे। और सीरिया की जो ये जो फोर्स है जो बशर अल असद के अंडर में अभी काम कर रही है, वो धीरे धीरे या तो हटती जा रही थी या वो टिक नहीं पा रही थी। तो फाइनली अब उसका एक तरीके से कह सकते हैं इतने दिनों से ये जो बिल्डअप हो रहा था उसका फाइनली अब अंत हो गया है एंड बशर अल असद देश छोड़ के भाग गए हैं और राजधानी डेमेस्कस पे कब्जा हो गया है मिलिटेंट्स का, जो 12-15 सालों से अल असद के खिलाफ लड़ रहे थे। तो अब आप लोगों को अब जो है ये बैकग्राउंड मैंने दे दिया है, तो ये समाचार ज्यादा बेहतर तरह से समझ में आएगा। न्यूज क्या है? मिलिटेंट ग्रुप हयात तहरीर अल शाम, हयात तहरीर अल शाम, जिसको शॉर्ट में एचटीएस भी बोला गया, इन सीरिया कैप्चर्ड डेमेस्कस, कैपिटल सिटी ऑफ सीरिया, thus ending 5 decades of rule of Al Asad family 13 years after beginning of civil war in the country। तो ये जो हयात तहरीर अल शम्स ग्रुप है, जो एक मिलिटेंट ग्रुप है, उसने राजधानी डेमेस्कस या दमिश्क पे कब्जा कर लिया है, बेसिकली सीरिया पे कब्जा कर लिया है एंड इसी के साथ में अल असद फैमिली का जो 5 दशक का या फिर लगभग 50 साल का राज था वो खत्म हो गया है। 13 साल सिविल वॉर जो चल रहा था वो भी अल्टीमेटली जो है समाप्ति की ओर है। 13 साल पहले ये सिविल वॉर शुरू हुआ था, वो भी अब इस अल असद फैमिली के 50 साल या 5 दशक के राज के खत्म होने के साथ ही फाइनली आप कह सकते हैं कि आप एकदम से ये नहीं बोल सकते कि सब कुछ एकदम नॉर्मल हो गया है, कल को फिर कोई ग्रुप खड़ा हो जाए उनके खिलाफ लड़ने लगे, मगर हम लोग कह सकते हैं कहीं ना कहीं शायद अंत की तरफ में जो है वो बढ़ गया। कोलैप्स ऑफ असद्स रूल ब्रिंग्स अ शिफ्ट इन बैलेंस ऑफ पावर इन वेस्ट एशिया। अभी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि जैसे, क्योंकि असद का जो रूल है वो समाप्त हो गया है, उनकी जगह पर अब ये मिलिटेंट ग्रुप हयात तहरीर अल शाम जो है वो आके बैठ गया है। मोस्ट प्रोबेबली यही लोग जो है आगे सीरिया को रूल करेंगे या फिर ये किस तरीके की व्यवस्था बनाते हैं देखा जाता है, मगर कोई गारंटी नहीं है कल को कोई नया ग्रुप खड़ा हो जाए और वो ये बोले कि भाई ये जो एचटीएस वाले हैं हम इनको मानते ही नहीं, हम इनके खिलाफ जो है लड़ाई शुरू कर रहे हैं, तो फिर सीरिया में लड़ाई फर्दर जो है आपका रिज्यूम हो जाए। अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, मगर इतना तय है कि आपका असद के हटने के साथ ही वेस्ट एशिया में पावर के बैलेंस में एक शिफ्ट आ गया है। उसकी वजह यह है कि असद को सपोर्ट कर रहे थे, असद की गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रही थी ईरान के साथ में रशिया और रशिया के जो दूसरे एलाइज हैं, ये सारे लोग जो हैं इनको सपोर्ट कर रहे थे। इनके अगेंस्ट में प्राइमरीली अब ये जो रेबल्स हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली इनको सपोर्ट दिया जा रहा था यूनाइटेड स्टेट्स, यूरोपियन यूनियन कह सकते हैं या वेस्ट कह लीजिए, इजराइल कह लीजिए, और जो आपके दूसरे सुन्नी देश हैं
सऊदी अरब हो गया, और इसी तरीके से आपके दूसरे जो सुन्नी देश हो गए मिडिल ईस्ट में, इराक वगैरह, ये लोग। अब पॉइंट ये है कि क्योंकि एक तरीके का टसल जो है इनके बीच में बना हुआ था, अब अगर असद यहां से हट जाता है, असद इक्वेशन से आउट हो गया, देश छोड़ के भाग गया, इसका मतलब ईरान, रशिया और एलाइज का जो यहाँ पर दखल था वो खत्म होगा। दूसरे शब्दों में ये जो देश हैं, अगर इन्होंने डायरेक्टली इनडायरेक्टली इस ग्रुप की मदद करी है तो फिर इनका प्रभाव यहाँ पे पड़ेगा। अब अगर इनका प्रभाव यहाँ पे पड़ेगा, इसका मतलब वो इस ग्रुप को फिर मजबूर करेंगे या फिर मनाएंगे कि भाई हमारी ये बातें आपको मानना पड़ेंगी या फिर हमारे हित में ये काम आपको उठाना पड़ेंगे। जब तक असद था तब तक वो सारे हित वाले काम जो इनके थे वो हो नहीं पा रहे थे, मगर अब असद क्योंकि इक्वेशन से हट चुका है, इसका मतलब इनकी जो भी मतलब के काम है वो सारे के सारे काम अब यहाँ से होंगे। तो बेसिकली जो चीजें सीरिया में पहले वेस्टर्न पावर अचीव नहीं कर पा रही थी, अब वेस्ट एशिया में ये पावर बैलेंस बदल जाने के चलते शायद वो इसको अचीव कर सकती हैं। और ये बात इसलिए भी हम लोगों को दिख रही है कि जैसे ही ये कोलैप्स हुआ है और जैसे ही असद जो है वो देश छोड़ के भागा है, इजराइल ने सीरिया के जितने भी स्ट्रेटेजिक इलाके हैं, जो वेपन्स वगैरह जहां पे स्टोर किए गए थे, वहां पर हमला कर उनको लगभग नेस्तनाबूद कर दिया। तो अभी की स्थिति ऐसी है कि सीरिया के ऊपर अगर कोई देश अटैक करते तो उसके पास अपने आप को डिफेंड करने के लिए भी जो है जो स्ट्रेटेजिक वेपन्स और बाकी सारी चीजें होनी चाहिए वो नहीं बची हैं। एक तरीके से आप यूं कह सकते हैं कि एक देश के तौर पर, एक शक्तिशाली देश के तौर पर सीरिया का अंत है। भविष्य क्या आएगा अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। तो ये जो है फिलहाल की अभी स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। नाउ एसटीएस स्टैंड्स एज सीरिया स्ट्रॉन्गेस्ट मिलिटेंट ग्रुप। ऑब्वियस सी बात है, अभी के वक्त में जो एसटीएस वाले हैं ये सीरिया का सबसे मजबूत या सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मिलिटेंट ग्रुप कह लीजिए, या सबसे बड़ी ताकत जो इस वक्त सीरिया में है वो यही लोग हैं। STS was formerly an Al-Qaeda affiliate and was known as Nusra Front until its leader Abu Muhammad al-Julani severed ties with global jihadist movement in 2016। अब ये जो STS वाले सीरिया में लौटकर आ गए हैं, तो इसके चलते अब ये शंका जताई जा रही है कि सीरिया जो है वहां पर जो एकदम कट्टर इस्लामिक ग्रुप्स होते हैं तालिबान जैसे, उनका शायद शासन वहां पे लौट आए और लोगों की, खासतौर पर महिलाओं की जो जिंदगी है वो काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। उसके पीछे की वजह यह है कि ये जो एसटीएस है ये पहले अलकायदा का एक पार्ट हुआ करता था और तब इसको नुसरा फ्रंट के नाम से जाना जाता था। हालांकि 2016 में इसके जो लीडर हैं अबू मोहम्मद अल जलानी, इन्होंने अलकायदा के साथ में अपने रिश्ते खत्म कर दिए और ये जो ग्लोबल जिहादिस्ट मूवमेंट अलकायदा वाले चला रहे थे इससे अपने आप को अलग कर लिया और इन्होंने ये बोला कि भाई हमें अकल आ गई है, हम सेक्युलर तरीके से काम करना चाहते हैं, हम रिलीजन को पॉलिटिक्स से दूर रखना चाहते हैं, तो सेक्युलर तरह से काम करेंगे। तो एसटीएस वालों ने अभी कोई ऐसी कोई घोषणा तो करी नहीं है कि महिलाओं को बुर्का पहनना पड़ेगा या हिजाब लेना पड़ेगा या आप घर से नहीं निकल सकते, जिस तरीके की बातें अलकायदा वाले करते थे या आईएसआईएस वालों ने करी थी। मगर फिर भी शंका ये जताई जा रही है कि अगर इन लोगों ने अपना पुराना ये नुसरा फ्रंट वाला रूप दिखा दिया तो खास तौर पे महिलाओं की स्थिति और समाज की जो अभी की वहां की जो परिस्थितियां हैं उसमें जो है आपको काफी ज्यादा कट्टर किस्म की सोच जो है वो अंदर आती हुई दिख सकती है। तो ये फिलहाल सीरिया की स्थिति है और ये मिडिल ईस्ट में जो है डिसाइसिव बदलाव अभी जो है आज की तारीख में आ रखा है। अब ये तो हो गया अपना समाचार। यहाँ से क्वेश्चंस कौन कौन से पूछे जाएंगे? सबसे पहला क्वेश्चन तो यही पूछा जाएगा कि सीरिया है कहाँ पे, तो याद रखिएगा। और ये हालांकि बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मगर D1 के एग्जामिनेशन में रेलवे ग्रुप सी ग्रुप डी में आ सकता है। सीरिया कहां पर है? याद रखना है अपने को, मिडिल ईस्ट में। दूसरे क्वेश्चन जो बन सकते हैं वो बन सकते हैं सीरिया की ज्योग्राफी के ऊपर की सीरिया की जो बॉर्डर है वो किन किन देशों के साथ में लगती है, एंड सीरिया की तो बॉर्डर किन किन देशों के साथ में लगती है। दूसरा मेडिटेरियन सी के साथ में ये टच करता है कि नहीं करता। सीरिया का एक हिस्सा है जिसका नाम है गोलन हाइट्स, इसके ऊपर इजराइल कब्जा करके बैठा हुआ है, तो इसके ऊपर भी सवाल पूछा जा सकता है क्योंकि इजराइल जैसे ही सीरिया के ऊपर इनका कब्जा हुआ है तो इजराइल वालों ने भी जो है सीरिया में थोड़ा अंदर की तरफ अपनी फौजों को मूव करके 10-15 किलोमीटर का बफर जोन बना दिया है गोलन हाइट्स और बाकी सारे इलाकों के आगे, कि इतने क्षेत्र में अगर एसटीएस वाले घुसे तो हम तुम्हें मारेंगे, उसके उस तरफ जो करना है करो, मगर ये जो 10-15 किलोमीटर का इनकी ही टेरिटरी में बफर जोन बनाया है उसमें हम आपको घुसने नहीं देंगे। तो गोलन हाइट्स वगैरह ये पूछा जा सकता है कहां पर। तीसरा ये कि जो हयात तहरीर अल शम करके जो ग्रुप है जो हाल फिलहाल न्यूज में बना हुआ है, इसका लेना देना किस देश के साथ में है या फिर ये कौन से क्षेत्र में एक्टिव है, तो जवाब हो जाएगा ये एक्टिव है आपका मिडिल ईस्ट में या फिर सीरिया देश में। अगला क्वेश्चन ये बन सकता है कि सीरिया की राजधानी का नाम क्या है, तो अपने को ध्यान रखना है डेमेस्कस। एंड लास्ट की बशर अल असद का रूल या बशर अल असद फैमिली का रूल सीरिया में कब से चल रहा था, जवाब हो जाएगा लगभग 50 सालों से। एंड अगर आपसे इंटरव्यू में कहीं पे पूछा जाए या फिर आपको इसके बारे में डिस्क्राइब करने के लिए बोला जाए तो आप इसको कि सीरिया का विवाद कम शब्दों में समझाइए, तो बेसिकली शिया सुन्नी विवाद था, मेजोरिटी पॉपुलेशन सुन्नी थी और जो रूलर था वो शिया था, सपोर्ट उसको ईरान के द्वारा किया जा रहा था। उसके खिलाफ जो ये जो मेजोरिटी पॉपुलेशन है सुन्नी की, इसमें से कुछ ग्रुप उठे और उन्होंने विद्रोह कर दिया, इन्होंने अपनी फौजों का इस्तेमाल कर उनको दबाना शुरू किया। इसके चलते काफी बड़े लेवल पर जो है मारकाट और वायलेंस हुई, रेफ्यूजी क्राइसिस
क्राइसिस बना जिससे सीरिया जो है वो बर्बाद हुआ और पॉपुलेशन भागी यहाँ से, और तब से सिविल वॉर चल रहा था। तो ये जो है ये पर्टिकुलर कुछ बातें हैं जो अपने को इस न्यूज में से ध्यान रखनी है और उसके ऊपर सवाल अपने से पूछा जा सकता है। लास्ट क्वेश्चन, ये अबू मोहम्मद अल जुलानी का नाम पूछा जा सकता है कि भाई ये हाल फिलहाल न्यूज में बना हुआ था, इसका किससे लेना देना है? तो जवाब क्या हो जाएगा? हयात तहरीर अल शम या फिर एचटीएस के नाम से जो मिलिटेंट ग्रुप है इसके साथ में इनका लेना देना है। इतने क्वेश्चन यहाँ से बनकर तैयार होते हैं, इतने क्वेश्चन यहाँ से आ सकते हैं। चलें, दैट्स इट फ्रॉम दिस न्यूज। अब अगला समाचार देखते हैं।